नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने के लिए लाया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो कवच जो कतर में 8 भारतीयों को मौत से बचाएंगे, क्योंकि इस वक्त देश भर में चर्चा है कि कतर ने 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार इन्हें बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी? कतर में फांसी की सजा पाए 8 भारतीयों का पूरा सच क्या है, आज इस पर भी बात होगी। इसके अलावा टूटते इंडी गठबंधन को अब सिर्फ मोदी की एजेंसी बचा सकती है क्या? विपक्ष सड़क पर हंगामा करता रहा और पीएम मोदी दिन भर कैसे काम करते रहे, आज यह भी दिखाऊंगा। फिर बात होगी अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल का एक काम जो पूरा हो जाता तो दिल्ली में 7,000 झगड़े ना होते। केजरीवाल की दिल्ली का वो दुश्मन जिसने घर घर में क्लेश करा रखा है, आज उस दुश्मन से मिलाऊंगा। फिर बात होगी भगवान जगन्नाथ के खजाने के रहस्य के बारे में। वो कौन है जो नहीं चाहता कि खजाने का दरवाजा कभी भी खुले? और आखिर में रूस ने यूएस को अपना सबसे बड़ा खजाना क्यों खुद सौंपा, इसका चैप्टर 2 लाया हूं, क्योंकि कल आधा ही चैप्टर आपको बता पाया था। इसकी पूरी कहानी आज आपको बताऊंगा। और आखिर में किस्सा अनसुना। 28 साल पहले सिलेक्शन हुआ एक आदमी का नौकरी के लिए, लेकिन नौकरी अब जाकर 50 साल की उम्र में मिली है, और वो भी कोर्ट के जरिए। यह अजीबो गरीब किस्सा आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर, माफ कीजिएगा, इस वक्त की खबरों के रिवीजन पर। उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली की हाई सिक्योरिटी एरिया कनॉट प्लेस में बैरिकेडिंग पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल पर कार चढ़ा दी गई। रात के वक्त कांस्टेबल सड़क पर अपनी ड्यूटी कर रहा था। एक बेकाबू कार आई, कांस्टेबल को रौंदते चली गई। बताया जा रहा है कि कार चला रहा शख्स नशे में था। घटना 24 अक्टूबर की है। हादसे में कांस्टेबल घायल हो गया। आरोपी ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में। बेंगलुरु से मशहूर फैशन स्टाइलिस्ट और कोरियोग्राफर प्रसाद बिडप्पा के बेटे की बीच सड़क गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। प्रसाद के बेटे एडम बिडप्पा ने नशे में धुत होकर पुलिस वालों से बदसलूकी की। एडम पर पुलिस वालों को गाली देने का भी आरोप है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि पुलिसकर्मियों ने जब एडम बिडप्पा को रोककर उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो वो बदतमीजी करने लगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुंबई के पास ठाणे के कल्याण में पानी की पाइपलाइन फटने से पूरे इलाके में पानी भर गया। पूरा वहां एक पुल को बनाने का काम चल रहा था और खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन फट गई। उस पाइपलाइन में पानी का इतना फोर्स था कि करीब 100 फीट ऊपर तक पानी का फव्वारा नजर आ रहा था। इतनी ज्यादा तादाद में पानी बहने से कुछ ही देर में उस इलाके में एक बड़ा हिस्सा पानी से भर गया। बताया गया कि इस घटना में कुछ गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है, मामूली। गुजरात के सूरत में एक मिनी ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने की खबर जैसे ही मिनी ट्रक के ड्राइवर को लगी, उसने तुरंत एक तालाब के किनारे मिनी ट्रक को खड़ा किया और वहां मौजूद लोगों ने पानी डालकर आग को बुझा लिया। उस मिनी ट्रक में जो सामान भरा था, आग उसमें लगी। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। बिहार के छपरा में विसर्जन जुलूस के दौरान 2 गुटों में मारपीट और पत्थरबाजी की घटना हुई है। 4 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। मौके पर बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस ने फ्लैग मार्च कर उपद्रवियों को सख्त संदेश देने की कोशिश की। मारपीट और पथराव में शामिल कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन, पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें कतर का चैप्टर जिसके कब्जे में भारत के 8 भारतीय हैं और उन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी गई है। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी के भारत के पास वो कौन से कवच हैं जो कतर में 8 भारतीयों को मौत से बचाएंगे, और कतर में फांसी की सजा पाए 8 भारतीयों का पूरा सच क्या है। नरेंद्र मोदी के विरोधियों को पिछले 24 घंटे में एक नया मसाला मिल गया है। जो देश के लिए चिंता का विषय है, वो मोदी विरोधियों के लिए मसाले से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उनको मोदी विरोध के अलावा तो कुछ दिखता नहीं, और वो इसी से अपने मोदी विरोध के एजेंडे को बढ़ाने में जुट गए। ये लोग कतर में फंसे 8 भारतीयों के मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं, जिन भारतीयों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई। भारत ने अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए क्या किया और आगे इन भारतीयों को बचाने के लिए भारत क्या क्या कर सकता है, ये सब छोड़कर मोदी विरोधी इस बात में लगे हैं कि कैसे इस मामले में नरेंद्र मोदी को कमजोर दिखा दें और बता दें कि इनसे नहीं हो पाएगा। मोदी है तो मुमकिन है,
इस नारे को किसी तरह खारिज करवा दें। मतलब अपने लोगों की, अपने भारतीयों की जान पर बनी हुई है, और यहां भी ये लोग मोदी विरोध से आगे सोच नहीं पाते। जबकि यही लोग ये भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भारत अमेरिका के सामने नहीं झुका बॉस, अमेरिका कहता रह गया कि रशिया से थोड़ा कन्नी काटो ना बॉस, हम नहीं सुनते। चीन को करारा जवाब देता है, वहां बॉर्डर पे अपना सैनिक खड़ा है तो खड़ा है, आंख से आंख मिलाकर। यूरोप की बोलती बंद कर देता है। जो यूरोप कहता है कि यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ दो, रशिया यूक्रेन युद्ध में, तो यूरोप को गिना देता है कि भाई तुम कितना तेल खरीदते हो, पहले वो देख लो, उसके बाद हमको गिनाना। कनाडा की हेकड़ी निकाल देता है कि तुमने कह दिया निज्जर की हत्या हमने कराई तो हमने करा दी, सबूत का है, दिखाओ। और उसके बाद जब मामला टाइट करने लगा तो वहां जस्टिन ट्रूडो जो है वो कहने लगे कि नहीं नहीं, हम तो ऐसा नहीं बोले कि भारत जो है उसके साथ हम संबंध चाहते हैं। तो फिर क्यों, जब इतने बड़े बड़े देशों के मामले में भारत ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, घुटने नहीं टेके, तो कतर के मामले में क्यों हमें पहले से निराश हो जाना चाहिए? कतर के पास अभी 8 भारतीय हैं, ये सच है, और इनकी जान बचाना पहली जरूरत है। लेकिन इसके लिए भारत के पास एक नहीं कई विकल्प हैं जिससे वो अपने नागरिकों को छुड़वा सकता है। इसलिए जो एजेंडा चल रहा है उस पर समय बर्बाद करने की बजाय आपको उन बातों के बारे में बताता हूं जो जरूरी है। पहले आप कतर का पूरा मामला समझिए कि वहां 8 भारतीय कैसे फंस गए और उन्हें क्यों कतर में मौत की सजा सुनाने वाला फैसला दिया गया। 26 अक्टूबर यानी कल कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी गई। सब हैरान रह गए कि भाई दूसरे देश में दूसरे देश के लोगों को फांसी की सजा। ये सभी 8 लोग पहले इंडियन नेवी में काम कर चुके हैं। सभी को कतर में इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में सजा सुनाई गई है। हालांकि कतर ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि इन पर आरोप है कि भाई इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की। 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, तो ये सिर्फ कही और सुनी सुनी बातें हैं कि इन पर ये आरोप है। इंडियन नेवी से रिटायर हो चुके ये सभी भारतीय कतर में क्या काम करते थे? 8 भारतीय नागरिक कतर में अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी और कंसल्टिंग सर्विस नाम की कंपनी में काम करते थे। यह एक प्राइवेट कंपनी है जो कतर की सुरक्षा एजेंसीज को ट्रेनिंग और दूसरी सर्विसेज देती थी। इस कंपनी में 75 भारतीय काम करते थे और कंपनी में ज्यादातर पूर्व नौसैनिक कर्मचारी थे। अल दहरा नाम की ये जो कंपनी है, इसने कतर की सुरक्षा एजेंसी को इटली की सबमरीन खरीदने में भी कंसल्टेशन दिया था कि आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। कंपनी के मालिक का नाम खामिस अल अजमी है जो ओमान का नागरिक है। खामिस अल अजमी रॉयल ओमान एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर रह चुका है। कंपनी के मालिक खामिस अल अजमी को भी 8 भारतीयों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में खामिस अल अजमी को कतर ने रिहा कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक मई 2023 में यह कंपनी बंद हो गई थी। यानी इस पूरे मामले में कंपनी का मालिक तो ऑलरेडी छूट चुका है। यानी यह कहना कि भाई ये अब 8 भारतीय नहीं बचेंगे, यह तो गलत है। जब एक बच सकता है तो बाकी 8 क्यों नहीं? और यह मामला आज का नहीं है, यह भी याद रखिए, यह पिछले साल से चल रहा है। इस केस में अब तक क्या हुआ है आपको यह भी विस्तार से जानना चाहिए। अगस्त 2022 को कतर की एजेंसीज ने 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया था। सभी को महीनों तक हिरासत में रखा, कुछ को तो अकेले कोठरी में डाल दिया। कई महीने बाद कतर की एजेंसीज ने 8 भारतीयों पर जासूसी का आरोप लगाया, ऐसा कहा जा रहा है। आरोप लगाया गया कि 8 भारतीय कतर की सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम की जानकारी इजराइल को दे रहे थे। सितंबर 2022 में जमानत के लिए पहली याचिका दी गई जो खारिज हो गई। मार्च 2023 में 8 भारतीयों को कोर्ट में पेश किया गया और पहली सुनवाई हुई। जून 2023 में दूसरी बार कोर्ट में सुनवाई हुई। 1 अक्टूबर 2023 में कतर में भारत के राजदूत ने 8 भारतीयों से मुलाकात भी की थी। यानी ऐसा नहीं कि भारत की सरकार सोई हुई है, तभी से जब से गिरफ्तारी हुई इनकी, तब से सरकार इनसे टच में है। 3 अक्टूबर को भारतीयों को 7वीं बार कोर्ट में पेश किया गया और सुनवाई हुई। 26 अक्टूबर को कतर के दोहा में कोर्ट ने 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी। कतर में जिन भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई है उनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल का नाम शामिल है, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा का नाम शामिल है, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, सेलर रागेश गोपा कुमार। ये 8 लोग हैं जिनके नाम है उसमें। ये सभी लोग इंडियन नेवी में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और सम्मानित लोग हैं। इनमें कमांडर पूर्णेंदु तिवारी जो हैं उनको तो कई अवार्ड मिल चुके हैं। रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को साल 2019 में
प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। यह सम्मान विदेश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और इस तस्वीर में प्रवासी भारतीय सम्मान के साथ कमांडर पूर्णेंदु तिवारी नजर भी आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको तस्वीर दिखाई थी। और भारतीय नौसेना में कई जहाजों की कमान पूर्णेंदु संभाल चुके हैं। अब इन पर आरोप लगाकर जो भी अपने मनगढ़ंत उन्होंने आरोप लगाए हो कतर वालों ने, इनको भी फांसी की सजा सुना दी। एक साथ 8 भारतीय नागरिकों को फांसी की सजा मिलने से भारत में हर कोई हैरान रह गया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी कहा कि कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा से भारत हैरान है। कतर की कोर्ट के फैसले की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। भारत इस मामले को कतर सरकार के समक्ष उठाने की भी तैयारी कर रहा है। यह मामला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर कड़ी नजर भारत ने बनाकर रखी है। यानी नरेंद्र मोदी सरकार प्रोएक्टिव है। वो इंतजार नहीं कर रही कि भाई यहां के लोग क्या कहेंगे, वहां के लोग क्या कहेंगे। जैसे फैसला आया, भारत ने कहा कि हम इस मामले को उठाएंगे भाई। और ये तो पूरा मामला था जिसमें 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए, अभी आपको बताऊंगा कि भारत के पास क्या विकल्प है, नरेंद्र मोदी की सरकार के पास क्या विकल्प है। लेकिन कतर में किस तरह से ट्रायल होता है, किस तरह से किसी मामले की सुनवाई होती है और कैसे सजा का फैसला दे दिया जाता है, इस पर भी सवाल उठते रहे। क्योंकि भारतीयों की सजा पर कतर में बहुत ही गुप्त तरीके से सुनवाई हुई। भाई अगर जासूसी की है, कुछ भी किया है तो खुल के बताओ ना, बता क्यों नहीं रहे हो। कोर्ट की सुनवाई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। भारतीयों के खिलाफ क्या सबूत हैं वो भी सामने नहीं आए। जैसे कनाडा वाले भाई सबूत नहीं रख रहे, ये भी कोई सबूत नहीं बता रहे। कोर्ट में क्या चल रहा है ये बातें बाहर नहीं आने दे रहे। सबूतों के बारे में डिटेल जानकारी आज तक नहीं दी गई है। और कहा जाता है कि वहां जिस पत्रकार ने इस मामले को थोड़ा कवर किया उसको इन्होंने उठा के बाहर भेज दिया कि जाओ तुम यहां से। अगर इतना तुम्हारे पास पुख्ता सबूत है कतर के पास कि इन लोगों ने गड़बड़ की है तो सबूत रखो सामने, दुनिया को बताओ, क्यों छुपाने की बात है। दरअसल आपको यह भी देखना होगा कि कतर कौन सा देश है। कतर वो देश है जहां फांसी की सजा बहुत आम बात है। ये लोग बात बात पर फांसी की सजा सुना दी जाती है। भाई हमारे यहां तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में फांसी मिलती है, इनके लिए फांसी जैसे खेल है। कतर में किन मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान है आप सुनिए। हत्या कर दी तो फांसी की सजा, आतंकवाद तो फांसी की सजा, दुष्कर्म किया तो फांसी, ड्रग्स की तस्करी की तो फांसी, गद्दारी कर दी तो फांसी, जासूसी पर फांसी, इस्लाम छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने लगे तो उस पर भी फांसी, ईश निंदा कर दी तो फांसी, शादी के अलावा किसी से संबंध बना लिया तो फांसी। मतलब जैसे यहां अपने यहां जेल मिलती है वहां फांसी है। जेब में ये लोग फांसी लेके चलते हैं, लो फांसी लो, तुमको भी फांसी। इस तरह का हिसाब है कतर के अंदर। कतर के कानून में सिर्फ गंभीर अपराधों के लिए ही फांसी सीमित नहीं है, कम गंभीर अपराध में भी फांसी की सजा दी जा सकती है। कतर के कानून में यह भी सुनिश्चित नहीं है कि आरोपी को फेयर ट्रायल मिलेगा। कतर में गोली मारकर या रस्सी से लटकाकर फांसी दी जाती है या गोली मारकर मार देते हैं। कतर में कैसे कैसे फांसी दी जाती है इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं, किन किन मामलों में ये लोग फांसी की बात करने लगते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप की। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए दुनिया भर से फैंस कतर पहुंचे थे। इनमें से इंग्लैंड के फैंस को फांसी की सजा मिल सकती है कहा जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड के फैंस पर कतर में नशा करने का आरोप है। फैंस आए दूसरे देश के, उनको भी फांसी देने की बातें करने लगे लोग। अच्छा, वहां सेलिब्रेशन को लेकर भी इनको दिक्कत थी कि ऐसे मत सेलिब्रेट करो, ये मत कपड़ा पहनो, वो मत पहनो, 10 तरह के प्रॉब्लम थे इनको। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान भी कतर पर कई गंभीर आरोप लगे। कहा गया कि कतर ने रिश्वत देकर फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी हासिल की थी। इसके अलावा आरोप लगा कि कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियों के दौरान 6,500 मजदूरों की मौत हुई। इसमें भारत के 2,711 मजदूर, नेपाल के 1,641 मजदूर, बांग्लादेश के 1,018 मजदूर शामिल हैं। फीफा वर्ल्ड कप में ही कतर ने भगोड़े जाकिर नाइक को भी बुलाया था। जाकिर नाइक के आतंकी कनेक्शन की भारत में जांच चल रही है। आरोप लगा कि वर्ल्ड कप के दौरान 500 लोगों का धर्मांतरण भी करा दिया गया था। इस टाइप का तो देश है ये। यानी भारत को ऐसे देश से डील करना है जिसके अपने सिस्टम में कोई गलती होने पर मौत की सजा तो बहुत आम है। और आपको ऐसे देश से भी डील करना पड़ रहा है जहां दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के कमांडर रहते हैं, उसके लिए सजाए मौत नहीं है। आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि इजराइल पर हमला करने वाले आतंकवादी संगठन हमास की पूरी लीडरशिप कतर में रहती है। इन्होंने टेररिज्म के लिए फांसी की सजा मुकर्रर कर रखी है।
और आतंकी हमास का लीडरशिप कहां? कतर में रह रहा है। यह कौन सा डबल स्टैंडर्ड है भाई? हमास का टॉप कमांडर कतर में आराम से रहता है और वहीं पर वो सारे इस्लामिक देशों के मंत्रियों से मिलता है, यहीं से हमास का प्रोपेगेंडा फैलाता है। तो आप किस देश से डील कर रहे हैं यह भी आपको समझना होगा। जिन लोगों को मोदी विरोध के चक्कर में खाली छाती पीटनी है, आप देखिए किस देश से भारत डील कर रहा है। इसी तरह से आप याद कीजिए कि अफगानिस्तान के तालिबान जब सत्ता में नहीं था तो उनकी सारी टॉप लीडरशिप कतर के दोहा में रहती थी। दोहा में ही तालिबान का ऑफिस भी था और वहीं पर अमेरिका के साथ तालिबान की डील भी हो रही थी। दोहा में हुई डील के बाद ही अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला गया था और फिर वहां पर तालिबान का कब्जा हो गया था। मतलब कतर का मतलब यह है कि अगर आप मुसलमान हैं और टेररिस्ट भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, आपके लिए सोफा लगा है, एसी लगा है, आराम से रहिए भैया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप छोटे मोटे नागरिक हैं तो टेररिज्म के नाम पर आपको फांसी दी जा सकती है। कतर पर सबसे गंभीर आरोप आतंकवाद को फंडिंग करने का है और यह आरोप दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं लगा चुकी है। कतर पर आईएसआईएस, हमास, तालिबान को फंडिंग के आरोप लगे। एक अमेरिकी पत्रकार के परिवार ने आरोप लगाया कि कतर ने आईएसआईएस को $8 लाख दिए थे। ये पैसे आईएसआईएस के एक जज को दिए गए थे जिसने अमेरिकी पत्रकार को फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद आईएसआईएस ने 2 अमेरिकी पत्रकारों का गला काट दिया और जिसका वीडियो भी जारी किया गया था। कतर पर तो संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन भी टेरर फंडिंग का आरोप लगा चुका है। आपको दिखाता हूं कि कुछ साल पहले यूएन वॉच डॉग ने कतर पर कितने गंभीर आरोप लगाए थे, सुनिए एक बार। United Nations Watch welcomes the recommendation on page 13 of the report before us today, calling on Qatar to stop providing financial and moral support to terrorist groups and to stop giving platforms to terrorist groups to spread their extremist ideologies. Qatar must stop providing a safe haven to terrorists. The New York Times has dubbed Qatar the Club Med for terrorists. Historically, Qatar has supported Al-Qaeda, Jabhat al-Nusra, and the Islamic State. According to the U.S. Treasury Department, Qatar has also openly financed Hamas, which is an EU-designated terror org. यानी आप कह सकते हैं कि कतर के रगों के कतरे कतरे में आतंकवाद को समर्थन देना भरा हुआ है, बशर्ते कि वो आतंकवादी मुसलमान होना चाहिए। उसके बाद वो आपको पूरा मौका देगा, आपको फंडिंग भी करेगा, सब कुछ करेगा। ऐसा देश है ये। अब इस तरह के देश से भारत कैसे अपने नागरिकों को छुड़ा कर लाएगा? इसके लिए भारत के पास कई विकल्प अब भी मौजूद हैं। कुछ लोग नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर सीधा डिक्लेयर कर दिए कि अब ना बचते ये लोग। लेकिन भारत के पास कानूनी विकल्प भी है, डिप्लोमेटिक विकल्प भी है और आर्थिक विकल्प भी है। क्योंकि कतर मिडिल ईस्ट में कुछ भी करे उसको भारत से अच्छे संबंध बनाकर रखने पड़ते हैं और भारत को भी बनाकर रखता है। भारत और कतर के संबंध हमेशा से अच्छे रहे। 2008 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह कतर गए थे। 2015 में कतर के राष्ट्राध्यक्ष शेख तमीम बिन भारत की यात्रा पर आए थे। इसके अगले ही साल पीएम मोदी कतर की यात्रा पर गए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार कतर जा चुके हैं। भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। करीब 8 लाख भारतीय नागरिक कतर में काम करते हैं। कतर के साथ भारत का समझौता है कि कतर में सजा पाए बंदियों को भारत भी लाया जा सकता है। तो पहला विकल्प तो भारत के पास यही खुला है कि हमारे पास अग्रीमेंट है। अगर कतर मान लीजिए 1 सेकंड के लिए कहेगा कि नहीं बहुत गंभीर आरोप हैं, क्या कर सकते हैं, इनको नहीं छोड़ सकते भाई, तो भारत का एग्रीमेंट है कि तुम आप ठीक है, काम कीजिए, सबूत और इनको हमको सौंप दीजिए, हम अपने यहां केस चला लेंगे, क्योंकि ये भारत ने एग्रीमेंट किया हुआ है। तो पहला विकल्प तो यही है। कतर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास फांसी की सजा को माफ करने का भी अधिकार होता है। भारत के नागरिकों ने क्षमा प्रार्थना पहले ही डाल रखी है। कतर के हेड ऑफ स्टेट 18 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस या रमजान के दौरान फांसी की सजा माफ करते हैं। कतर के साथ अच्छे संबंधों की वजह से यह कहा जा रहा है कि भारत फांसी की सजा पाए अपने नागरिकों को बचा लेगा। यहां भारत अपने संबंधों का इस्तेमाल कर सकता है कि इतने पुराने दोस्त है, या तो इनको हमको सौंप दो या आप माफ कर दो, आपके पास तो विकल्प है ही, आप करते ही हो, कर दो। इतना ही नहीं, भारत के पास डिप्लोमेटिक रास्ते भी है। भारत अपने नागरिकों को बचाने के लिए अमेरिका की भी मदद ले सकता है, क्योंकि अमेरिका और कतर के संबंध बहुत अच्छे हैं। कतर अमेरिका का एक अच्छा एलाई है। कतर में अमेरिका सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। कतर के इंपोर्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान है। अमेरिका की 120 कंपनियां कतर में काम करती हैं। कतर ने सितंबर में 5 अमेरिकी नागरिकों को ईरान से रिहा करवाया था। चीन के खिलाफ अमेरिका को भारत का सहयोग चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी के अच्छे संबंध हैं।
यानी अमेरिका की मदद से भारत कतर में फांसी की सजा पाए अपने नागरिकों को बचा सकता है। भाई इधर से नहीं मान लीजिए एक सेकंड के लिए नहीं मान रहे, तो बाइडेन से बात हो सकती है कि बहुत जरा देखिए, इस पे कुछ कीजिए। अमेरिका भारत को अपना करीबी सहयोगी मानता ही है। मैं तो अमेरिका गया था, मैंने तो व्हाइट हाउस के अंदर से रिपोर्टिंग की है, देखा है कि दोनों देशों के कितने अच्छे संबंध हैं। नरेंद्र मोदी के लिए पूरा डिनर हुआ। जो बाइडेन जो है वो एकदम ऐसा लग रहा था, जो बाइडेन ने कह दिया था भाई कि व्हाइट हाउस तो नरेंद्र मोदी का दूसरा घर है। तो ऐसे में मोदी चाहेंगे तो लास्ट में जो बाइडेन को भी फोन कर सकते हैं। और माना जाना चाहिए कि अमेरिका ऐसे रिश्तों के बाद तो अब भारत की मदद करेगा। ग्लोबल डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर चलती रहती हैं और सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, लेकिन दिखती नहीं। साथ ही मिडिल ईस्ट के भी कई देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं। भाई मिडिल ईस्ट के 7 देश प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। कुछ के संबंध कतर से अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ के तो हैं, तो उनसे भी सहयोग लिया जा सकता है। यानी अभी बहुत कवच बचे हैं, बहुत दरवाजे खुले हुए हैं भारत के पास। ऐसा नहीं है कि आज फैसला आया और कल 8 को फांसी हो जाएगी। आपको याद होगा कि अभी अमेरिका ने हमास के कब्जे से अपने 2 नागरिक छुड़वाए थे। ये दोनों मां बेटी थे जो अमेरिका के शिकागो के रहने वाले हैं और इजराइल में अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए थे। लेकिन हमास के हमले में ये फंस गए और इन दोनों मां बेटी को हमास के आतंकवादी उठाकर ले गए। बाद में अमेरिका ने कतर से बात की। सोचिए अमेरिका और कतर का क्या रिलेशनशिप है कि अमेरिका कतर को फोन कर रहा है कि जरा हमारा वहां फंसे हुए 2 लोग, उनको छुड़ाओ हमास से। फिर वहां अमेरिका के विदेश मंत्री गए, फिर कतर के जरिए हमास से बात हुई, क्योंकि हमास के सारे आतंकी तो लीडर जो हैं वो कतर में ही रहे हैं। तो वहां बात हुई कि बहुत जरा इनका देखिए, अपना भाई है, इसको छोड़िए। फिर हमास ने अमेरिका के 2 बंधक छोड़े। ये वो बंधक थे जिन्हें हमास ने सबसे पहले छोड़ा था। इसी से आप कतर की अहमियत को समझ सकते हैं और कतर के लिए अमेरिका की अहमियत को समझ सकते हैं। जब हमास से अमेरिका के बंधकों को रिहा करवा सकता है कतर, तो भारत भी अपनी डिप्लोमेसी से कतर में अपने नागरिकों को मौत के मुंह से बचाकर ला सकता है। भारत अपने नागरिकों को बचाने के लिए जो भी हो सकता है वो कर रहा है और यहां पर कतर भी भारत से ज्यादा उलझने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि भारत के आर्थिक प्रभाव से कतर भी अनजान नहीं। भारत ने 2022-23 में कतर को 16,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। कतर को भारत खाने पीने की वस्तुओं से लेकर कई तरह के आइटम भेजता है। भारत ने 2022-23 में कतर को 4,300 करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग से जुड़े सामान एक्सपोर्ट किए। इसी दौरान करीब 2,200 करोड़ के पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट किए गए। करीब 1,600 करोड़ की कीमत के गहने और कीमती रत्न एक्सपोर्ट किए गए। 1,200 करोड़ से ज्यादा का चावल कतर को एक्सपोर्ट किया गया। भारत आज की डेट में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, जल्दी ही 3री बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। आज दुनिया भारत की इकोनॉमिक पावर को मजबूती दे रहा है, क्योंकि वो खुद एक इकोनॉमिक पावर बन चुका है। यह भी एक कवच है जो कतर में फांसी की सजा पाए भारतीयों को बचा सकता है। भाई जब अमेरिका भारत से नहीं भिड़ रहा सीधे सीधे, जब यूरोपीय देश नहीं भिड़ रहे, उनको दिख रहा है कि भैया ये तो अभी लीडर बना हुआ है इंडिया, इससे थोड़ा बच के ही रहो, दुनिया के देश भारत को बॉस बॉस बुला रहे हैं, कतर अकेला लड़ने भिड़ने निकल जाएगा, तो कतर भी तो देखेगा ना कि इन 8 भारतीयों को फांसी देके मुझे क्या मिलना है, नहीं मिलना है। और वो देश, भाई मान लीजिए बहुत एकदम पाक साफ देश होता तो समझ में आता। तालिबानियों को बैठा के खाना खिला रहा है, हमास के आतंकियों को बैठा के खाना खिला रहा है, और ये नैतिकता का ज्ञान देगा तो कौन दुनिया मानेगी? दुनिया भी ना पूछेगी कि सबूत तो दिखाओ, जैसे कनाडा से लोग पूछ रहे हैं ना सबूत दिखाओ, कतर से भी तो पूछेंगे कि सबूत दिखाओ। तो अभी बहुत विकल्प खुले हैं। नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर यहां पॉलिटिक्स चलेगी, उस पॉलिटिक्स को इग्नोर मारना है और बतौर भारतीय दुआ करनी है कि अपने 8 भाई बचकर वापस आ जाए। पाठशाला में अब अगली क्लास और इसमें इंडी गठबंधन का चैप्टर। टूटते इंडी गठबंधन को अब सिर्फ मोदी की एजेंसी बचा सकती है क्या? विपक्ष सड़क पर हंगामा करता रहा और पीएम मोदी कैसे दिन भर काम करते रहे, अब इसका चैप्टर। विपक्ष का सबसे बड़ा चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, विपक्ष के खुद के मामले हैं, क्योंकि विपक्ष की कई पार्टियां और उनके बड़े बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोपों पर कोई एजेंसी एक्शन लेती है तो ये नेता इस पर राजनीति करते हैं और एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। राजस्थान में ईडी ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया तो कांग्रेस उबल गई। कांग्रेस के नेताओं ने ईडी को कुत्ता बिल्ली कहना शुरू कर दिया एग्जाम्पल में, और उधर पार्टी सड़क पर हंगामा करने लग गई। आज राजस्थान के अलग अलग शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। जयपुर में कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर नारे लगाए। कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को मोदी सरकार की तानाशाही बताया। एक बार सुनिए वहां क्या माहौल था, फिर आगे की बात बताया।
उधर कोटा में भी ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जुलूस निकाला। ईडी पर कांग्रेसी नेताओं को डराने के लिए मोदी सरकार के इशारे पर मनमानी करने का आरोप लगाया। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन से कांग्रेस के नेताओं को इतना गुस्सा आ गया कि वो ईडी को कुत्ता बिल्ली से कंपेयर करने लगे। पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ये बात की, फिर वही बात आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक तरह से कह दी। सुनिए दोनों मुख्यमंत्रियों ने ईडी को लेकर क्या कहा है। एक तरफ विश्वगुरु है मोदी जी, ऊपर हाथ में ईडी और आईटी। आज राजस्थान में खूब पड़ेगा हाथ छापा, यहाँ थक गए छापा मार मार के। रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, बिलासपुर, कोरबा में उत्तर गली मोहल्ला कुकुर मन नहीं की रहे, वो भिलाई मन नहीं की उत्तर ईडी आईटी वालों ने की रहे। लेकिन न कांग्रेस के कार्यकर्ता झुके, इतना यहाँ के व्यापारी झुके, इतना डरे, इतना यहाँ के नेता मन डरे। बहुत प्रताड़ित करी, हमें झुके नहीं है न डरन। एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़े, ये दुर्भाग्य की बात है। जो हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बारे में कहना पड़े कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। एक मुख्यमंत्री, चुनाव मुख्यमंत्री कहे, जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बता दीजिए आप। ये तो ईडी के एक्शन पर राजनीति की बात हुई, लेकिन राजस्थान में ईडी का एक्शन क्यों हुआ, इसे भी आपको जानना चाहिए। राजस्थान में ईडी की रेड 2 केसेस को लेकर पड़ी थी। इसमें एक केस पेपर लीक का मामला है, दूसरा मामला पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी पीएचईडी के घोटाले का है। पेपर लीक केस राजस्थान में सीनियर टीचर ग्रेड 2 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 से जुड़ा है और पीएचईडी केस जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों के आरोपों से जुड़ा है और इसे लेकर सितंबर में भी ईडी की छापेमारी हो चुकी है। पेपर लीक केस को लेकर राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला के ठिकानों पर छापेमारी हुई। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के केस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने समन किया था। ईडी के एक्शन के बाद अब विक्टिम कार्ड और इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। राजस्थान में ईडी ने महवा से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला के ठिकानों पर भी छापेमारी की। ईडी की रेड के बाद ओम प्रकाश हुडला का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक ओम प्रकाश हुडला अपनी मां से लिपटकर रोते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक रोते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि या तो चुनाव में जिता देना या मौत दे देना। ओम प्रकाश हुडला ने ईडी के छापों को बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा की साजिश बता दिया। कैसे रो रहे हैं जरा देखिए एक बार। आज इस माँ का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच आ रहा हूँ। या तो मुझे मौत दे देना या मुझे जीत दे देना, दोनों में से एक काम कर देना साहब। आज इस 80 वर्ष की बूढ़ी माँ के ईडी की रेड करवा के किरोड़ी लाल मीणा साहब, आपने पाप किया है, आपको भगवान माफ नहीं करेगा। इस माँ का आशीर्वाद लेकर के फिर मैं जंग में आ रहा हूँ। विधायक जी रो रहे हैं लेकिन आंसू नहीं निकल रहा है। खैर, अब आप देखिए कि कांग्रेस एक तरफ यह आरोप लगा रही है कि राजस्थान में इलेक्शन की वजह से ईडी का एक्शन हो रहा है, लेकिन ईडी का एक्शन तो पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, वहां तो कोई इलेक्शन नहीं है। आज ईडी ने ममता सरकार के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया। एक दिन पहले ही ईडी ने ज्योति प्रिय मलिक के ठिकानों पर छापा मारा था। आज सुबह ईडी की टीम मंत्री के घर पहुंची और उन्हें अरेस्ट कर लिया। मलिक ममता सरकार में खाद्य मंत्री रह चुके और उन्हें करोड़ों रुपए राशन डिस्ट्रीब्यूशन घोटाले के आरोपों में अरेस्ट किया गया। ममता सरकार के मंत्री को जब कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया तो वो बेहोश हो गए थे। अपने मंत्री ज्योति प्रिय मलिक की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी पर भड़क गईं। ममता ने कहा कि अगर ईडी की कार्रवाई के दौरान उनके मंत्री को कुछ हुआ तो बीजेपी और ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई।
ममता ने यह भी कहा कि अगर इसी तरह ईडी हर मंत्री पर कार्रवाई करेगी तो सरकार कौन चलाएगा। एक बार ममता बनर्जी को सुनिए। আজ ভোরবেলা থেকে লোকে বিজয়া দশমী করতে গেছে, গিয়ে দেখে বালুর ঘরে ইডি গিয়ে রেড করছে। তা সব মিনিস্টারদের বাড়ি গিয়ে যদি রেড করে তোর গভর্নমেন্টটা বাকি থাকলো কি? যদি বিজেপি মনে করে এইভাবে কোনো সবার মুখ বন্ধ করা যাবে, দিস ইজ এ ডার্টি গেম অ্যান্ড দে আর দ্য প্যাথোলজিক্যাল লায়ার। ममता बनर्जी अब धमकी वाली लैंग्वेज से बात कर रही हैं, लेकिन जिस मंत्री के लिए वो बीजेपी और ईडी पर एफआईआर करवाने की बात कर रही हैं, उस मंत्री पर राशन घोटाले का आरोप है। राशन घोटाले में ईडी ने 14 अक्टूबर को बकीबुर रहमान नाम के एक व्यापारी को अरेस्ट किया। आरोप है कि इसने राशन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जाने वाले गेहूं चावल को ओपन मार्केट में बेच दिया। बकीबुर रहमान से कनेक्शन के आरोप ममता सरकार के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक पर लगे हैं। बंगाल में राशन घोटाला 2011 से 2021 के बीच पीडीएस के राशन, यानी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसमें जो राशन गरीबों को जाना होता है, उसमें गड़बड़ियों का आरोप है। और इस दौरान ज्योतिप्रिय मलिक के पास ममता सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय था। विपक्ष यही कहता है कि सिर्फ उसके नेताओं को टारगेट किया जाता है, लेकिन ईडी का एक्शन सिर्फ नेताओं पर ही नहीं हो रहा। देश भर के कई जगहों पर ईडी की कार्रवाई होती रही और इसमें नेता भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, इसमें दूसरे लोग भी हैं। जैसे आज ईडी ने कई जगह रेड की। ईडी ने आज दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, पंचकुला और अंबाला में 17 ठिकानों पर छापे मारे। ये छापे मारे पैराबोलिक ड्रग केस से जुड़े हुए 1600 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के मामले में मारे। ईडी सूत्रों के मुताबिक पैराबोलिक ड्रग्स के डायरेक्टर और प्रमोटर प्रणव गुप्ता और विनीत गुप्ता पर बैंक से 1600 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। अब एक तरफ ईडी के कनेक्शन पर विपक्ष अपनी राजनीति में फंसा है, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस राजनीति को बढ़ा रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को आगे ले जाना और धर्म अध्यात्म के रास्ते भारत के प्राचीन वैभव को फिर से लाने का संकल्प है। दोनों को पीएम मोदी साथ लेकर चल रहा है। आज पहले पीएम मोदी दिल्ली में इंडियन मोबाइल कांग्रेस के एक इवेंट में गए। इस तरह के इवेंट के जरिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर जोर दिया जाता है। इस इवेंट में कई नई और फ्यूचर टेक्नोलॉजी को दिखाया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई था, 6G था, अभी जैसे आप 5G यूज कर रहे हैं इंटरनेट का, 6G हो गया, डीप सी, ग्रीन टेक सब शामिल है। पीएम ने यहां पर कहा कि 10-12 साल पहले ऐसा वक्त था जब फोन हैंग हो जाया करते थे क्योंकि सरकारें हैंग मोड में थी, लेकिन आज की स्थिति यह है कि हम तेजी से बढ़ रहे हैं, मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब 2G की बात नहीं होती, अब 6G की बात होती है और इसमें भारत दुनिया को लीड करेगा। पीएम इस कार्यक्रम के बाद तुरंत चित्रकूट चले गए, जहां दोपहर को उन्होंने सदगुरु सेवा ट्रस्ट के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। फिर उस शाम को उन्होंने तुलसी पीठ के कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया था, तो वहां गए जहां पूरा साधु संत समाज था। यानी एक तरफ टेक्नोलॉजी और देश के विकास की बात, दूसरी तरफ अध्यात्म और उसके विकास की बात। जगत गुरु रामभद्राचार्य से भी मिले। यानी दिन भर काम, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जितना ट्रैवल करना है, जो करना है कर रहे हैं, और उधर विपक्ष सड़क पर हंगामा कर रहा है। लेकिन अब बात उस खजाने की जो भगवान से जुड़ा है। पाठशाला में अब भगवान जगन्नाथ के खजाने के रहस्य का चर्चा। वो कौन है जो नहीं चाहता कि खजाने का दरवाजा कभी खुले? चार धामों में एक है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पाठशाला में हम आपको जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण के धड़कते दिल की मान्यता के बारे में पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इस बार जगन्नाथपुरी मंदिर अपने खजाने को लेकर सुर्खियों में। मंदिर के खजाने में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषण और खाने पीने के कीमती बर्तन रखे हुए हैं। ये आभूषण और बर्तन तब से मंदिर में रखे हैं जब 12वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। उस दौर के राजाओं और श्रद्धालुओं ने मंदिर में ये आभूषण और बर्तन भेंट किए। सदियों से पुरी का राज परिवार और भक्त मंदिर में कीमती रत्न, गहने, दूसरा सामान भेंट करते आए। यही कीमती खजाना मंदिर के तहखाने में बने 2 कमरों में रखा हुआ है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। हर साल भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा और दूसरे त्योहारों के दौरान भगवान की सुनहरी पोशाक और दूसरे आभूषण लाने के लिए खजाने का बाहरी कमरा खोला जाता है, लेकिन खजाने के अंदर बना दूसरा कमरा कई दशकों से नहीं खुला है।
जगन्नाथपुरी मंदिर के इसी खजाने को खोलने की मांग एक बार फिर तेज हो गई कि भाई अंदर वाले कमरे में कितना खजाना है, क्या है। हालांकि इससे पहले भी कई बार खजाने को खोलने की मांग होती रही। आखिरी बार जब इस खजाने को खोलने की कोशिश हुई तब क्या हुआ उसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि जगन्नाथपुरी के जिस खजाने को खोलने की मांग फिर उठी है उसे आखिरी बार कब खोला गया और जब खोला गया तो उस खजाने में मिला क्या। अप्रैल 2018 में ओडिशा विधानसभा में राज्य के तत्कालीन कानून मंत्री की तरफ से एक जवाब दिया गया और उस जवाब में बताया गया कि 1978 में तैयार की गई लिस्ट के मुताबिक, यानी यह खजाना लास्ट खुला 1978 में, तब एक लिस्ट बनी थी। उसके मुताबिक जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने में करीब 1,49,610 ग्राम सोने के गहने मौजूद थे। 1978 की बात चल रही है और आज 10 ग्राम सोने की कीमत 62,240 रुपया हो चुकी है। इस हिसाब से जगन्नाथ मंदिर के खजाने में करीब 45 साल पहले मौजूद सोने के गहनों की कीमत 93 करोड़ 36 लाख रुपए हुई। यह सिर्फ सोने के उन गहनों की कीमत है जिनका वजन किया गया था। सोने के गहनों में कीमती रत्न भी जड़े हुए थे। साथ ही मंदिर के खजाने में करीब 2,58,000 ग्राम चांदी के बर्तन भी थे। इसके अलावा मंदिर के खजाने में ऐसे और गहने मौजूद थे जिनका वजन लिस्ट तैयार करते वक्त नहीं किया जा सका था। यह 1978 की बात बता रहा हूं। हालांकि जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने के दरवाजे को एक बार फिर साल 1985 में खोला गया, लेकिन इस बार खजाने में मौजूद गहनों की कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर अपडेट नहीं की गई। लेकिन अब यह जानना चाहिए आपको कि जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने वाले कमरे को खोलने का प्रोसेस क्या है और अंदर वाला कमरा क्यों नहीं खुला, उसको लेकर कहानी क्या है। नियम के मुताबिक जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने की चाबी पुरी के कलेक्टर के पास होती है। जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में मौजूद खजाने को खोलने के लिए ओडिशा सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है बकायदा। ऐसा नहीं कि कोई भी गया दरवाजा खोला और चेक कर लिया, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, तब चाबी मिलती है खोलने के लिए। साल 2018 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की रिपोर्ट के आधार पर ओडिशा हाईकोर्ट ने खजाने को खोलने का निर्देश दिया था, जिसके बाद ओडिशा सरकार ने 4 अप्रैल 2018 को मंदिर का खजाना खोलने का आदेश जारी किया। हालांकि उस वक्त खजाने को खोलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जब ASI की अगुवाई में जांच टीम वहां पहुंची तो बताया गया कि खजाने की चाबियां गुम हो गई हैं, जिसके बाद जांच टीम बाहर से ही तहखाने की जांच करके वापस लौटी। यानी यह खजाना खुल ही नहीं पाया, कोर्ट के आदेश के बावजूद चाबियां ही नहीं थी। अब इस बात को 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, क्योंकि तो 2018 की बात हो गई, आज 2023 चल रहा है, पर आज तक जगन्नाथ मंदिर के खजाने की चाबियों का कोई पता नहीं चल पाया। जबकि 2018 में चाबियां खोने के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मामले की जांच के आदेश दिए कि बताओ, पता करो बॉस, कहां चली गई चाबी। जांच के लिए गठित कमेटी ने करीब 2 हफ्तों की जांच के बाद एक लिफाफा मिलने की बात कही। लिफाफे पर लिखा था भीतरी रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां, यह लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था। इस लिफाफे के साथ ही जांच कमेटी ने 29 नवंबर 2018 को अपनी 324 पन्नों की रिपोर्ट भी ओडिशा सरकार को सौंप दी थी। लेकिन रिपोर्ट में क्या था, यह आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया और डुप्लीकेट चाबियों की बात सामने आने पर भक्तों के बीच भ्रम पैदा हो गया कि भाई ये तो डुप्लीकेट चाबी है, अगर तो ओरिजिनल चाबी कहां गई, वो किसके पास है। लेकिन यहां यह समझना भी जरूरी है कि जगन्नाथपुरी मंदिर का इतिहास क्या है और अचानक इसका खजाना खोलने की मांग क्यों तेज हो रही है। ओडिशा के पुरी में बना जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। 4 धाम यानी पुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम में से एक है और इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया। उनके बाद ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने वर्तमान मंदिर का रूप तैयार करवाया। मंदिर के संरक्षण का काम आज के समय ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। हाल ही में ASI ने ओडिशा सरकार से मंदिर के तहखाने की मरम्मत के लिए मंजूरी मांगी, जिसके बाद मंदिर के खजाने को भी दोबारा खोलने की मांग तेज हो गई। आशंका है कि खजाने की दीवारों में दरारें उभर आई, जिससे वहां रखे कीमती गहने खराब हो सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ये तहखाना खुलेगा तभी तो मरम्मत होगी, लेकिन तहखाना खुल ही नहीं पा रहा क्योंकि चाबी नहीं मिल रही। डुप्लीकेट चाबी मिली तो उससे क्यों नहीं खुला ये पता नहीं, रिपोर्ट में क्या था ये पता नहीं।
एएसआई की अर्जी के बाद जगन्नाथपुरी मंदिर प्रबंधन ने भी राज्य सरकार से सिफारिश की कि अगले साल की रथ यात्रा से पहले मंदिर का खजाना खोला जाए, साथ ही खजाने में मौजूद गहनों और दूसरे सामान की नई लिस्ट तो बनाए। भाई 1978 में लिस्ट बनी, उसके बाद बनी ही नहीं। पुरी का राज परिवार भी खजाना खोले जाने के पक्ष में, क्योंकि करीब 45 साल से जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने में रखे गहनों की लिस्टिंग नहीं हो पाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर की बैंक में जमा रकम करीब 600 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, लेकिन मंदिर के खजाने में सोने और चांदी की असली मात्रा और उनकी बाजार कीमत के बारे में किसी को सही जानकारी नहीं। जबकि जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1955 के मुताबिक मंदिर के रत्न भंडार यानी खजाने की हर 3 साल में लिस्टिंग की जानी चाहिए, लेकिन यह लागू ही नहीं हो पाया। 3 साल का, भाई 45 साल निकल गया, लिस्टिंग नहीं हो रही। साल 1926 में एक बार और फिर केवल 1978 में मंदिर के खजाने में रखे गहनों की लिस्टिंग हुई। मतलब कब हुई? एक बार 26 में, 1926 में हुई, एक बार 1978 में। हालांकि 1978 में गहनों की जो लिस्टिंग तैयार की गई उसका मूल्यांकन नहीं किया गया। इसके बाद से मंदिर का खजाना नहीं खुला है, इसलिए जगन्नाथ मंदिर के खजाने की जानकारी को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है और खजाने को खोलने की मांग तेज हो रही है। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और ओडिशा विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने भी जगन्नाथपुरी मंदिर का खजाना खुलवाने का समर्थन कर दिया। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने पुरी में प्रदर्शन के दौरान जगन्नाथपुरी मंदिर का खजाना खोले जाने का मुद्दा उठाया और अपनी मांग के समर्थन में कांग्रेस ने जगन्नाथपुरी मंदिर तक मार्च भी निकाला। बीजेपी भी पीछे नहीं रही। ओडिशा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष समीर मोहंती की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से मुलाकात की और इस दौरान मंदिर का खजाना खोले जाने की मांग की। यानी कांग्रेस बीजेपी दोनों एक तरह से दिखा रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो हम मंदिर के खजाने का दरवाजा खुलवा देंगे। तो ये तो बात हुई जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में बंद खजाने को लेकर बने सस्पेंस। अब खजाने के अलावा जगन्नाथ मंदिर की प्रॉपर्टी पर भी एक नजर डाल लीजिए। ओडिशा सरकार की तरफ से विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर के नाम पर ओडिशा और दूसरे राज्यों में 60,822 एकड़ से अधिक की जमीन है। अकेले ओडिशा के 30 जिलों में 30 में से 24 जिलों में जगन्नाथ मंदिर के नाम पर करीब 60,427 एकड़ जमीन है। यानी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो जगन्नाथ मंदिर के पास ओडिशा के पुरी शहर से भी 15 गुना अधिक जमीन है मंदिर के पास, क्योंकि पुरी शहर करीब 4,000 एकड़ में बसा हुआ है। इसके अलावा जगन्नाथपुरी मंदिर के नाम पर 6 राज्यों पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी करीब 400 एकड़ जमीन है। ऐसे में अगर खजाने और जमीन को मिला लें तो संपत्ति के मामले में पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी देश के सबसे रईस मंदिरों में से एक है। लेकिन यह कीमत कितनी है, इसका पूरा अंदाजा तो तभी लगेगा जब तहखाने का दरवाजा खुलेगा। दरवाजा कब खुलेगा यह तो पता नहीं, लेकिन पाठशाला में अब अगला चैप्टर खोल रहे हैं, रूस के खजाने का चैप्टर 2। वो खजाना जिसे खुद रूस ने अमेरिका के हाथों में सौंप दिया था, लेकिन कल यह चैप्टर अधूरा रह गया था, तो आज इसको पूरा करते हैं। कल मैं आपको रूस और अमेरिका के बीच हुई अलास्का की डील के बारे में बता रहा था कि किस तरह से रूस ने अपनी जमीन का एक हिस्सा, थोड़ा सा आपका रिवीजन करा देता हूं कि कल क्या हुआ था। कल मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से ये जो डील हुई रूस और अमेरिका के बीच, क्योंकि उस जमाने में मान लीजिए ये रूस है और इसकी एक छोटी सी जमीन जो इसके लिए छोटी है, अलास्का, ये इसने किसको बेच दी? ये बेच दी किसको? अमेरिका को। अमेरिका ने ले लिया। रूस ने क्या सोच के बेच दिया कि भैया ये अलास्का में क्या है, जूम करके दिखाओ, ये क्लोज शॉट, ये इसमें अलास्का में क्या है, यहां तो कुछ है नहीं, बर्फ है, पेड़ है, पौधा है, कुछ तो है नहीं अलास्का में। तो ये इसने अमेरिका को बेच दी। उसके बाद अमेरिका की लॉटरी लग गई, क्योंकि उसको वहां तेल और ईंधन का खजाना मिल गया। मैं आपको इसका एक बार मैप भी दिखाता हूं कि किस तरह से मैप में अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये है रूस, और अगर आप ये देखेंगे कि यहां पर है ये अलास्का और ये है आपका अमेरिका, इधर है कनाडा। तो ये अलास्का जो है ये एक जमाने में रूस का हिस्सा था और इसको जो है इसने अमेरिका को बेच दिया। लेकिन उसके बाद की कहानी क्या है, इसको अब आज चैप्टर 2 में पूरा करके आपको बताता हूं। क्योंकि रूस के इस हिस्से का नाम, जिसे अलास्का हम कह रहे हैं, इसे 1867 में रूस ने अमेरिका को बेचा था।
लेकिन अमेरिका को यह अलास्का मिला तो वो माला माल हो गया, अरबों रुपए कमा रहा है। अमेरिका को वहां पर ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, दूसरे खनिजों का भंडार मिल गया और खजाना अब तक अमेरिका निकाल रहा है, सोचिए इतना मिला। और रूस अपनी गलती पर आज तक पछता रहा है। दरअसल 156 साल पहले एक युद्ध की वजह से रूस इतना कंगाल हो गया था कि उसे अपने देश का यह हिस्सा बेचना पड़ा। अब यह नुकसान कैसा था, क्या हुआ था, वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि ये मैप वगैरह तो आपको दिखा दिया, ये सारी चीजें समझा दी, लेकिन हुआ क्या वहां पर, इसकी कहानी भी आपको जाननी चाहिए। अलास्का को बेचकर किस तरह रूस ने अपनी सोने की चिड़िया अमेरिका को सौंपी थी, पहले वो समझिए। अमेरिका को अलास्का बेचने के बाद वहां भारी मात्रा में ऑयल, गोल्ड और दूसरे खनिजों के भंडार मिले। इसके अलावा भारी मात्रा में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार भी मिल गए। कच्चे तेल को साफ करने के लिए यूएस ने अलास्का में बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स की फैक्ट्रीज भी लगा दी। आज की तारीख में अलास्का को अमेरिका का खजाना कहा जाता है। अमेरिका की अपनी कुल खपत का करीब 20% पेट्रोल अकेले अलास्का से निकल जाता है। अलास्का में करीब 320 करोड़ बैरल के ऑयल रिजर्व है। 320 करोड़ बैरल। 1950 के दशक में अमेरिका का अलास्का में जैकपॉट लग गया, क्योंकि यहां गोल्ड, सिल्वर और दूसरे खनिजों की खदानें मिल गई। साल 2018 में अलास्का में माइनिंग करके अमेरिका किस तरह मालामाल हुआ, उसके कुछ आंकड़े भी बताता हूं। गोल्ड माइनिंग 20,600 किलोग्राम, यानी कीमत 8,315 करोड़ रुपए, इतना सोना वहां मिल गया। चांदी मिल गई 4,65,000 किलो, यानी 2,500 करोड़ रुपए की चांदी इतनी मिल गई अमेरिका को। जिंक मिल गया 6,20,000 मीट्रिक टन, यानी 2,000 करोड़ रुपए का। लेड मिल गया 1,42,000 मीट्रिक टन, यानी 3,000 करोड़ रुपए का लेड। यह रकम करीब 15,800 करोड़ रुपए बैठती है। इसके अलावा ऑयल से कमाई अलग, खनिजों के अलावा फिशिंग और टूरिज्म से भी अमेरिका को बहुत कमाई होती है। हर साल यहां लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, सो अलग। मतलब रूस भी सोचता होगा बैठ के कि मैंने ये क्या किया, इतना बड़ा, या सोने की चिड़िया कह लीजिए, वो उठा के अमेरिका को दे दी, बेच दी, दे क्या दी। अब आप जब ये सुनेंगे कि रूस ने किस कीमत पर अमेरिका को अलास्का बेचा था, तो आप हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि रूस ने क्या कितनी बड़ी बेवकूफी की। 1867 में रूस ने मात्र $72 लाख कितने में बेचा था रूस ने इसे, सुनिए आप। रूस ने बेचा कितने में अमेरिका को, रूस ने बेचा $72 लाख में। किस साल की बात बता रहा हूं, 1867 में। क्या बेचा, अलास्का बेचा। और ये $72 लाख कितना बैठा, 60 करोड़ रुपया। मात्र 60 करोड़ रुपए में रूस ने उस वक्त अमेरिका को अलास्का बेच दिया। और अभी मैंने आपको बताया कि उस अलास्का से अमेरिका सिर्फ खनिज और हीरे जवाहरात से, सोना और चांदी से 15,000 करोड़ रुपया कमा चुका है। और 2023 में अगर आप ये कीमत देखिएगा तो 936 करोड़ रुपए बैठती है, ये जो 60 करोड़ रुपए उस वक्त की थी। और जीडीपी 4,15,000 करोड़ रुपए। अगर आज की तारीख में अलास्का को फिर से बेचा जाए तो उसकी कुल कीमत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है, क्योंकि अलास्का की जमीन के अंदर अब भी इतना खजाना है कि अमेरिका कई सालों तक इसकी माइनिंग करके पैसे कमाता रहेगा। रूस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 170 साल पहले लड़े एक युद्ध की इतनी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। इस युद्ध में रूस ने अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर ली, अपने हजारों सैनिक गंवाए, पूरी दुनिया में ताकतवर देश होने के टैग पर हार का धब्बा लगवाया और बाद में अलास्का बेचकर अपने बहुत बड़े खजाने को गंवा दिया। इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। दरअसल 1853 में रूस ने क्रीमिया युद्ध लड़ा था। इसमें रूस के खिलाफ ब्रिटेन, टर्की और फ्रांस एक साथ थे। यह युद्ध करीब 3 साल तक चला, जिसकी वजह से रूस कंगाली की कगार पर आ गया। इसके अलावा अलास्का के पड़ोस में कनाडा था, जिसके कुछ हिस्से पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। रूस को लगा कि ब्रिटेन अलास्का पर भी कब्जा कर सकता है, इसलिए इस संकट से निकलने के लिए रूस ने अलास्का को बेचने का निर्णय ले लिया। अलास्का बेचने का विचार सोवियत यूनियन के तत्कालीन विदेश मंत्री अलेक्जेंडर गोरकाकोव के दिमाग में आया था। गोरकाकोव ने ही अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन को इस डील के लिए राजी किया। इसके बाद गोरकाकोव ने रूस के राजा जार अलेक्जेंडर II के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हम लोग बेच देते हैं अलास्का, और उनको मना लिया कि लीजिए बेच देते हैं। हालांकि रूस की जनता इसके खिलाफ थी, लेकिन 30 मार्च को जार ने अलास्का बेचने के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए।
जार को समझाया गया कि अलास्का पर ब्रिटेन का कब्जा कर सकता है, इसलिए बेच देना ही बेहतर है। हालांकि असली सच यह है कि 1856 के बाद सोवियत यूनियन की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। वैसे भी सोवियत यूनियन के लिए अलास्का में उसको तो पता नहीं था कि इतना खजाना, तो उसको लग रहा था क्या है, किसी काम का तो है नहीं। इसके अलावा अलास्का बेचने का दूसरा कारण रूस इसे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर पा रहा था। इस बॉर्डर की अलास्का इतना बड़ा एरिया था जहां बड़ी फौज की तैनाती मुश्किल थी। रूस अमेरिका के बीच अलास्का डील की ऐतिहासिक तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। रूस के राजा जार के साइन करने के बाद 30 मार्च 1867 को अमेरिका और रूस के अधिकारियों ने इस डील पर फाइनल साइन किया। इस साइन के बाद रूस का स्वर्ग कहा जाने वाला अलास्का अमेरिका के पास चला गया था। यह उस डील की तस्वीर है। विलियम एच सिवार्ड स्टेट सेक्रेटरी यूएस के दिख रहे हैं बैठे हुए, और बैरन डी स्टोइकल रूस का राजदूत वो खड़ा दिख रहा है। और देखिए हाथ में कागज है ना, ये सब साइन वाइन का काम चल रहा था 30 मार्च 1867। एक युद्ध की हार के बदले में रूस को बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ी। हालांकि 2014 में रूस ने एक बार फिर हमला करके क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लिया, इसलिए रूस में अलास्का को वापस लेने की मांग उठती रहती है। लेकिन अमेरिका भी अलास्का की सुरक्षा में कई एयरबेस स्टेशन बना चुका है। ऐसा कहा जाता है कि अलास्का के इलाके में अमेरिका ने कई न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर रखी। भाई इतना खजाना है, अमेरिका खरीदा है, वो छोड़ हाथ से जाने दे देगा। या अब रूस को समझ में आ गया कि अरे ये तो मेरा सबसे अच्छा सबसे बढ़िया इलाका था, तो वो लड़ झगड़ के ले लेगा और अमेरिका दे देगा। ये तो होने से रहा। लेकिन जब बुद्धि काम नहीं करती है तो क्या होता है, आदमी कैसे गंवाता है, वो आपके सामने है। पाठशाला में अब किस्सा सुना। क्या आपने कभी सुना है कि किसी को नौकरी के लिए अप्लाई करने के 28 साल बाद नौकरी मिली हो? आज इसका किस्सा बताता हूं। इस किस्से की शुरुआत 1995 में हुई थी, जब इलाहाबाद के अंकुर गुप्ता नाम के शख्स ने पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए अप्लाई किया और उन्हें प्री इंडक्शन ट्रेनिंग में सेलेक्ट भी कर लिया गया। लेकिन बाद में उनका नाम हटा लिया गया। कहा गया कि अंकुर ने 10+2 की शिक्षा वोकेशनल माध्यम से ली है, जिस वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली। अंकुर गुप्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंकुर गुप्ता के पक्ष में फैसला दिया, जिसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवेदक नौकरी पाने का अधिकारी है, डिपार्टमेंट में गलती की थी। आवेदक उस पद के लिए हकदार है जिसके लिए उसने आवेदन किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि आवेदक किसी सैलरी एरियर की मांग नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि इस पद पर रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है, जबकि आवेदक अंकुर की उम्र अब इस कानूनी लड़ाई को लड़ते लड़ते ऑलरेडी 50 साल हो गई, जिससे आवेदक 10 साल से भी कम समय के लिए नौकरी करेगा, जबकि पेंशन के लिए 10 साल की नौकरी जरूरी होती है। ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया कि आवेदक को रिटायरमेंट बेनिफिट भी दिया जाए। लेकिन यह अपने आप में अजीबोगरीब किस्सा है कि किसी व्यक्ति ने 22 साल की उम्र में नौकरी के लिए अप्लाई किया और 50 साल की उम्र में उसको जाकर नौकरी मिल रही। गजब है।